नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको प्लस 2 की फिजिक्स करवा रहा हूँ और इसके अंदर अपने 7वां चैप्टर पढ़ रहे हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में पहुँच चुके हैं। अपना टॉपिक चल रहा था परिनालिका और आज जो अपने टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो अपना टॉपिक है अनंत लंबाई की परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र। अनंत लंबाई की परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं और इसके अंदर कुछ एक बातें कल अपने डिस्कस कर चुके हैं कि परिनालिका वगैरह जो है हमारे पास में क्या होती है और किस प्रकार से हम लोग इसे दर्शाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको परिनालिका का डायग्राम बना करके बता देता हूँ, आपने बनाया नहीं था कल डायग्राम। तो इस प्रकार से हमारे पास में क्या होती है, एक कुचालक नलिका होती है और इस कुचालक नलिका पर अपने क्या किया जाता है, जो तांबे के तार होते हैं उन तांबे के तारों को लपेटा जाता है। इस पर क्या किया जाता है, जो तांबे के तार होते हैं उनको लपेट दिया जाता है। इससे आपके पास में जो स्ट्रक्चर बनती है वो अपनी क्या कहलाती है, परिनालिका कहलाती है। और इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है वो क्या होती है, इसके समांतर होती है। समांतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, जो चुंबकीय क्षेत्र इनका लंबाई के समांतर होता है और बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र जो है उसका मान क्या होता है, 0 होता है। तो इस प्रकार से हमारे पास में क्या होती है, परिनालिका होती है। आज जो अपने पढ़ रहे हैं वो अनंत लंबाई के परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर अपने क्या करते हैं, इसके अंदर जो डायग्राम बनाते हैं देखिए उसे, ये परिनालिका का डायग्राम था और अब अपना टॉपिक है अनंत लंबाई की परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र। तो ये जैसे आपके पास में परिनालिका है और परिनालिका के अंदर ये चुंबकीय क्षेत्र है, रेखाएं हैं जो एक दूसरे के समांतर है और जो तार लपेटे गए हैं उनमें आई मान की धारा मान लेते हैं क्या है, प्रवाहित हो रही है। जो तार अपने इस तरीके से इस पर लपेट रखे थे उनमें मान लेते हैं कितने मान की धारा प्रवाहित हो रही है, आई मान की धारा जो है वो प्रवाहित हो रही है। और इसके अंदर अपने ये जो डॉट और क्रॉस लगा दिए ये धारा की दिशा को बता रहे, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो मैंने आपको बता ही दी है। तो चुंबकीय क्षेत्र तो जो है वो कहाँ है, ये जो इसकी अक्ष है इस अक्ष के समांतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गति कर रही है, तो इसी और चुंबकीय क्षेत्र होगा। धारा जो है वो जिस तरीके से आप लोगों ने तार लपेट रखे उसके अकॉर्डिंग इसमें क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। जैसे जहाँ आपने डॉट बनाया है, डॉट का मतलब है धारा जो है वो क्या हो रही है, तल के लंबवत बाहर की ओर है, और जहाँ क्रॉस बनाया है वहाँ धारा कहाँ जा रही है, तल के लंबवत अंदर की ओर जा रही है। तो जहाँ आपने डॉट बनाया है उस साइड से धारा बाहर की ओर आ रही है, जहाँ क्रॉस बनाया है उस ओर से धारा जो है वो अंदर की ओर जा रही है। यानी तार जो है कुछ इस तरीके से इस पर लपेटे गए हैं जिससे तार ये जैसे ही आगे आएगा धारा भी बाहर की ओर निकल करके आएगी, जैसे ही तार अंदर की ओर जाएगा धारा भी अंदर की ओर इसके चली जाती है। अपने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे इसके लिए, और इसमें क्या करते हैं, अपने एक आयताकार पास की कल्पना करते हैं। ये आयताकार पास इस प्रकार से रखा गया है कि पी क्यू भुजा जो चुंबकीय क्षेत्र की क्या है, समांतर है, पी क्यू आर और एस। ये एक वर्गाकार अपने इसमें पास रखती है। ये जो इसकी लंबाई है पी, क्योंकि ये लंबाई कितनी है, एक्स है, और इसे आधा तो रखा है परिनालिका के अंदर और आधा अपने इसे कहाँ रख दिया, परिनालिका से बाहर। तो इस तरीके से अपने क्या किया है, इसका डायग्राम जो है वो कंप्लीट किया है। आगे बढ़ते हैं और जो ये पास हम लोगों ने बनाया है इस पास के अंदर मान लेते हैं कि कितने फेरे आ रहे हैं। तो इस पास के अंदर कुल फेरे जो आते हैं वो मान लेते हैं हमारे पास में nx फेरे आ रहे हैं। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि एकांक लंबाई में फेरों की संख्या मान ली कितनी है, n है। जो एकांक लंबाई है उसमें फेरों की संख्या कितनी है, परिनालिका में स्मॉल n है। और ये जो अपने पास ले रखा है इस पास के अंदर पी क्यू जो है, पी क्यू किसके बराबर है, आर एस के बराबर है, जिसकी लंबाई किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। यदि ऐसा है तो कितने फेरे आ जाएंगे इसके अंदर, nx फेरे आ जाएंगे। प्रत्येक फेरे में से प्रवाहित धारा का मान कितना है, आइए तो ये जो पास है इसमें से प्रवाहित धारा का मान कितना आ जाएगा, nxi आ जाएगा। जो धारा हम लोगों ने बना रखी है इसके अंदर कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो वो मान अपना किसके बराबर है, nxi के बराबर है। अब देखिए आगे, आयताकार पास पी क्यू आर एस के लिए अपने क्या कर देते हैं, एम्पियर का नियम लगा देते हैं। आयताकार पास
PQRS के लिए। अगर वर्गाकार होता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, देखोगे आगे आपको पता लगेगा। आयताकार पास PQRS के लिए एम्पियर का नियम, तो ये आएगा PQRS B वेक्टर डॉट DL वेक्टर और किसके बराबर, μ0 समेशन I के बराबर। और ये मान लेते हैं हमारे पास में क्या है, समीकरण 1 है। ठीक है, और अपने पास में ये जो समाकलन आ रहा है, जो समाकलन हम लोगों ने ये लिखा है समीकरण नंबर 1, इसे याद रखना। समीकरण नंबर 1 को अपने मान लेते हैं, ये जो समाकलन PQRS है, इस समाकलन PQRS को हम लोग पहले अलग से सोल्व करते हैं। समाकलन PQRS B वेक्टर डॉट DL वेक्टर जो है, इसे अपने क्या करते हैं, अलग से सोल्व करते हैं। तो इसे अलग से यदि सोल्व किया जाए तो इसे आप लोग कितने पार्टों से मिलकर बना मान सकते हो, 4 पार्टों से। कौन कौन से, B वेक्टर डॉट DL वेक्टर, कहाँ से कहाँ, P से Q, P से Q तक B वेक्टर डॉट DL वेक्टर, प्लस Q से R और B वेक्टर डॉट DL वेक्टर, प्लस R से S B वेक्टर डॉट DL वेक्टर, और S से P और B वेक्टर डॉट DL वेक्टर। तो इस तरीके से 4 पार्टों से इस समाकलन को अपने बना हुआ मान लेते हैं। और अलग अलग जो हमारे पास में पास आ रहे हैं उनके लिए अपने क्या कर लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो अलग अलग ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपने किसके लिए मान ज्ञात कर लेते हैं, इसके लिए मान ज्ञात कर लेते हैं। जैसे समीकरण नंबर 2 लगा देता हूँ जिससे मान रखने में आसानी होगी। सबसे पहले अपने इसे सोल्व कर लेते हैं, PQB वेक्टर डॉट DL वेक्टर। ये कितना बना, ये एक तो यहाँ थीटा की जरूरत पड़ेगी, B और DL जो आपके पास में इसी और है, दोनों के दोनों आपके, तो यहाँ कोस थीटा जो बनेगा कोस 0 बनेगा, PQ कितना बनेगा, PDL कोस 0 डिग्री, और कोस 0 बनने का मतलब आपके पास में सिर्फ कितना है, PQ BDL, यानी B और P से Q और DL। ये लंबाई कितनी है आपके पास में, तो ये लंबाई x है, तो ये कितना आ जाएगा, BX आ जाएगा। कितना आ जाएगा, BX आ जाएगा। और मान लिया ये समीकरण कितना है, 3 है। आगे बढ़ते हैं, इसे सोल्व करते हैं अपने Q से R, PQ और R B वेक्टर डॉट DL वेक्टर। अब यहाँ देखोगे तो आपके पास में थीटा जो बनता है वो 90 डिग्री बनता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र इधर है और ये लंबाई नीचे की ओर है, तो कोस 90 यहाँ बनेगा Q से R और BDL कोस 90 डिग्री, जिससे आपके पास में ये मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, जो आपके पास में Q से R वाला मान है ये कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, और 90 डिग्री रखने की वजह से ये टोटल मान आपके पास में 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने इस मान की। इसे तो सोल्व कर ही लिया, इस मान को देखते हैं। ये मान अपना कहाँ से कहाँ है, R से S है और B वेक्टर डॉट DL वेक्टर है, R से S B वेक्टर डॉट DL वेक्टर, यानी इसकी बात कर रहे हैं अपने R से S की। पर ये मान तो सीधा सीधा कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। सीधा सीधा कितना आ जाएगा, ये मान 0 आ जाएगा। अब ये 0 क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये परिनालिका से कहाँ स्थित है, बाहर स्थित है, और बाहर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है परिनालिका के, 0 होती है। लास्ट लाइन की बात करते हैं, S से P B वेक्टर डॉट DL वेक्टर, और किसके बराबर, S से P BDL कोस 90 और कितना, 0, क्योंकि कोस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो आपके पास में ये जितनी भी समीकरण आ रही है, जैसे ये 4 मानूँ, इसे 5 और इसे 6 मानूँ, तो समीकरण 3 4 5 6 ये सभी आप लोग इस समीकरण 2 में यदि रखते हो तो आपके पास में सिर्फ मान कितना आता है, आपके पास में मान आता है सिर्फ समाकलन B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इक्वल BX। सिर्फ मान इतना आता है, क्यों, क्योंकि ये तीनों मान आप देख सकते हो कितने आपके पास में 0 है। और अब इस मान को जब आप लोग समीकरण 1 में रख देते हो तब देखिए आपके पास में क्या बनता है, आपके पास में बनता है BX इक्वल μ0, और समीकरण I का मान देखिए, इस पास के अंदर कितनी धारा परिबद्ध है, तो ये अपने टॉपिक के शुरुआत में सोल्व कर लिया था कि पास में NXI धारा है, तो ये कितना है NXI, x से x कैंसिल, B किसके बराबर आया,
म्यू जीरो एन आई के बराबर है। तो परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान यदि आपको ज्ञात करना हो तो वो कितना आता है, म्यू जीरो एन आई आता है। ठीक है, बी का सूत्र क्या बनता है, म्यू जीरो एन आई। यहाँ एन जो है, एन मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ये जो आपके पास में परिनालिका है इसके एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। स्मॉल एन क्या है, कुंडली के, ये परिनालिका जो है परिनालिका की एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। तो बी बराबर आता है म्यू जीरो एन आई के। ये बी का फॉर्मूला हमारे पास में प्राप्त हो जाता है। इसी फॉर्मूले को यदि आप लोग थोड़ा और एडजस्ट करना चाहो, जैसे अगर आप लोग इसे चुंबकन क्षेत्र के लिए लिखना चाहो, यदि इसी फॉर्मूले को आप लोग किसके लिए लिखना चाहो, चुंबकन क्षेत्र के लिए, तब देखिए क्या लिखोगे। इसी फॉर्मूले को यदि चुंबकन क्षेत्र के लिए लिखें तो आपका बी जो है वो किसके बराबर होता है, म्यू जीरो एच के बराबर होता है। बी किसके बराबर होता है, म्यू जीरो एच के। तो वहाँ रखा आपने म्यू जीरो एच बराबर म्यू जीरो एन आई, म्यू जीरो से म्यू जीरो कैंसिल, एच इक्वल क्या आया, एन आई है। तो ये चुंबकन क्षेत्र के रूप में आपके पास में क्या आ जाता है, फॉर्मूला आ जाता है, एच इक्वल एन आई। और यदि आपके पास में माध्यम होता तो माध्यम के लिए आप लोग क्या लिखते, माध्यम के लिए लिखते इसी फॉर्मूले को, माध्यम के लिए यदि लिखना होता तो आप लोग लिखते बी इक्वल म्यू एन आई। ठीक है, बी इक्वल म्यू एन आई। ये किसके लिए है, माध्यम के लिए। म्यू जो है वो क्या है, माध्यम की पारगम्यता है, चुंबकीय पारगम्यता अपने पास में लिखी हुई है। और इसके अलावा यदि अपने परिनालिका जो है इसकी लंबाई सीमित होती तो उसमें देखिए ये फॉर्मूला क्या बनता है। यदि आपके पास में ये परिनालिका क्या होती है, सीमित लंबाई की होती, ये विशेष पॉइंट है जो आपकी बुक में दे रखा है, तो आपको फॉर्मूला पूछा जा सकता है। ये तो जैसे अपने व्युत्पन्न किए है अनंत लंबाई के परिनालिका के लिए, और यदि परिनालिका की लंबाई क्या होती, परिमित होती, तो उसी समय ये बी का फॉर्मूला बन जाता 1/2 म्यू जीरो एन आई। और ब्रैकेट के अंदर लिखते कोस फाई 1 माइनस कोस फाई 2। ठीक है, फॉर्मूला क्या बनता है, 1/2 म्यू जीरो एन आई कोस फाई 1 माइनस कोस फाई 2। ये जो आपके पास में फाई 1 और फाई 2 जो कोण आ रहे हैं, ये कोण कौन से हैं, ये कोण है आपके, जैसे ये परिमित लंबाई की परिनालिका है तो ये अक्ष से आपको जो पॉइंट पी से जोड़ रहे हैं, ये कोण जो अपने पास में आने वाले हैं, ये क्या आने वाले हैं, फाई 1 और फाई 2 आने वाले हैं। इसी में एक स्पेशल केस बनता है कि भाई एक तरफ से तो परिनालिका क्या हो, आपकी अनंत लंबाई की हो, एक तरफ से क्या हो, अनंत लंबाई की हो, और एक सिरे के बिल्कुल सामने क्या हो, पॉइंट पी यदि आपका हो। एक सिरा तो अनंत लंबाई का है और दूसरा सिरा जो है उसके जस्ट सामने यदि क्या हो, आपका पॉइंट पी हो, तो उसमें ये बी का सूत्र देखिए ये क्या बनता है, ये बनता है 1/2 म्यू जीरो एन आई, म्यू जीरो एन आई। और एक साइड से तो अपने ये कोण जो बनता है ये 90 डिग्री का बनता है, कोस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, परंतु दूसरी साइड ये कोण कितना बनता है, ये कोण बनता है 180 डिग्री का, और कोस 180 का मान होता है -1, जिससे ये तो 0, ये -1, 1 माइनस पहले से ही है, तो यहाँ क्या बचता है, सिर्फ 1, यानी बी का सूत्र क्या बनता है, 1/2 म्यू जीरो एन आई बनता है। ठीक है, बी का सूत्र क्या बनता है, 1/2 म्यू जीरो एन आई बन जाता। आगे बढ़ते हैं और तुलना करते हैं छड़ चुंबक तथा धारावाही परिनालिका के व्यवहार की। छड़ चुंबक तथा धारावाही परिनालिका के व्यवहार की तुलना। छड़ चुंबक तथा धारावाही परिनालिका के व्यवहार की तुलना। ठीक है, छड़ चुंबक और धारावाही परिनालिका जो है इसके यदि व्यवहार की अपनी तुलना करें तो देखिए आपको क्या क्या निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। जैसे अपने क्या करें, एक धारावाही परिनालिका को लें, ये आपके पास में क्या है, एक धारावाही परिनालिका है। इस तरीके से मान लिया ये आपके पास में क्या है, एक धारावाही
परिनालिका है और इसे आपने क्या कर दिया है, एक आधार से लटका दिया है। एक धारावाही परिनालिका को यदि आप लोग क्या कर देते हो, एक आधार से लटका देते हो, तो उस आधार से लटकाने के बाद में आप लोग जब इसकी छड़ चुंबक जो होती है उससे यदि तुलना की जाए, छड़ चुंबक क्या होती है ये 8वें चैप्टर के अंदर अपने पढ़ेंगे, तो छड़ चुंबक से यदि इसकी तुलना की जाए तो आप लोग देखोगे कि ये जो धारावाही परिनालिका है इसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर इसका एक सिरा उत्तर की ओर जाता है और दूसरा सिरा जो है वो किस ओर जाता है, दक्षिण की ओर जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे छड़ चुंबक जो होती है उसे जब आप लोग लटकाते हो तो उसका एक सिरा किस ओर जाता है, उत्तर की ओर जाता है, और एक सिरा दक्षिण की ओर जाता है। जो सिरा उत्तर की ओर जाता है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं और जो सिरा दक्षिण की ओर जाता है उसे किस नाम से जानते हैं, दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। ठीक है, और देखिए यदि अपने क्या कर दें, धारा की दिशा विपरीत कर दें, धारा की दिशा क्या कर दें, विपरीत कर दें। धारा की दिशा विपरीत करने पर उत्तर और दक्षिण जो है वो आपस में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। जो चुंबकीय ध्रुव है वो आपस में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। इसी तरीके से जब धारावाही परिनालिका के पास में आप लोग क्या लेकर के आते हो, चुंबकीय सुई लेकर के आते हो, तो चुंबकीय सुई लेकर के आने पर चुंबकीय सुई में क्या आता है, विक्षेप आता है। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे किसी छड़ चुंबक के पास में आप चुंबकीय सुई को लेकर के आते हो तो चुंबकीय सुई में क्या आता है, विक्षेप आता है। और देखो इसमें जो आपके पास में धारावाही परिनालिका है उसके यदि समान ध्रुवों को आप लोग पास में लेकर के आओगे, समान ध्रुवों को यदि पास में लेकर के आओगे तब उनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और यदि विपरीत प्रकार के ध्रुव पास में आएंगे तो उनमें क्या होगा, आकर्षण होगा। जैसे n और n को पास में लेकर के आए, s और s को पास में लेकर के आए, तब तो इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और यदि आप लोग n और s को या s और n को पास में लेकर के आते हो तब इनमें क्या होता है, आकर्षण होता है। बिल्कुल किस प्रकार से, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे आपके पास में जो छड़ चुंबक होती है उसके अंदर ऐसा पाया जाता है। और देखिए अपने यदि ध्रुवों के निर्धारण की बात की जाए कि यहाँ हम लोग ध्रुवों का निर्धारण किस प्रकार से करेंगे, तो ध्रुवों का निर्धारण करेंगे परिनालिका की जिस ओर से आप लोग देखो, परिनालिका जो है इसे आप लोग दो साइडों से देख सकते हो। जिस साइड से आप लोग देख रहे हो वहाँ से यदि धारा आपको एंटी क्लॉकवाइज प्रवाहित होती दिख रही है, एंटी क्लॉकवाइज, तो वो आपका सिरा कौन सा दिखेगा, एन दिखेगा। और यदि धारा क्लॉकवाइज प्रवाहित हो रही है तो वो सिरा कौन सा आएगा, आपका एस सिरा आएगा। ऐसा यार ना रखो तो देख लेना, जहाँ ऐसी आकृति बनती है एन के जैसी तो वो एन सिरा बनेगा, जहाँ एस की आकृति बनती है वो सिरा कैसा बनेगा, एस सिरा बनेगा। इस प्रकार से क्या किया जा सकता है, ध्रुवों का निर्धारण किया जा सकता है। देखिए जैसे हमने क्या कर लिया है, परिनालिका है, परिनालिका के चारों ओर विद्युत रूप तांबे के तार लपेट दिए, तार लपेट करके हम लोगों ने क्या कर लिया है, इसे चुंबक में बदल दिया है। परंतु अब चुंबक में बदलने के बाद में एन और एस ध्रुव बनेंगे, तो कौन सा एन बनेगा, कौन सा एस बनेगा, उसका निर्धारण कैसे किया जाएगा, उसका निर्धारण किया जाएगा इसे देख करके। जिस ओर देखने से धारा आपको इस प्रकार से प्रवाहित होगी वो एन होगा, और इस तरीके से प्रवाहित हो रही हो वहाँ कौन सा सिरा होगा, इसका एस सिरा होगा। नया टॉपिक शुरू करते हैं। अगला अपना टॉपिक है टोरॉइड की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। टोरॉइड की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, एक तो टोरॉइड क्या होता है, जो आपके पास में परिनालिका है उस परिनालिका के दोनों सिरों को यदि आप लोग आपस में मिला देते हो तो उससे जो आकृति आपके पास में बनती है वो टोरॉइड कहलाती है। ठीक है, तो अगला टॉपिक अपना टोरॉइड है, और टोरॉइड की अक्ष पर अपने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान फिर से ज्ञात करेंगे। देखिए अपना नया टॉपिक टोरॉइड की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। टोरॉइड की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, टोरॉइड की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। यदि अपने जो पास में परिनालिका है उस परिनालिका के दोनों सिरों को मोड़ करके आपस में मिला दिया जाए, जैसे ये परिनालिका है और इसके दोनों सिरों को मोड़ करके अपने क्या करते हैं, आपस में मिला दें, तो उस व्यवस्था को अपने किस नाम से जानते हैं, टोरॉइड के नाम से जानते हैं। जैसे एक बार डायग्राम बनाता हूँ मैं टोरॉइड का।
ये आपके पास में वो परिनालिका थी जिसे आपने क्या कर दिया है, मोड़ दिया है। और मोड़ करके दोनों सिरों को क्या कर दिया, आपस में मिला दिया है। इससे जो आपके पास में आकृति बनी है वो आकृति क्या कहलाती है, आपकी टोरॉइड कहलाती है। तो टोरॉइड कोई अलग से नहीं है, आपके पास में बस परिनालिका ही है। इसके दोनों सिरों को क्या कर देना है, आपको मोड़ देना है और मोड़ करके क्या कर देना है, आपस में मिला देना है। इस तरीके से आप लोग इसमें बना लेना, लगातार एक समान रूप से आप लोग बना लेना कि तार जो है वो तार इस पर लपेटा गया है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसमें तार जो है उसको लपेट देना। तो लगातार तार आप लोग इसमें लपेट देना, उससे जो आपके पास में आकृति बनेगी वो आकृति किसकी बन जाती है, टोरॉइड की बन जाती है। ठीक है, लगातार तार को आप लोग लपेट लेना और तार को लपेटने के बाद में जो आकृति आपके पास में बनती है वो क्या कहलाती है, टोरॉइड कहलाती है। कुछ एक तार मैं इसमें आपको लपेट करके दिखा देता हूँ, आप लोग बढ़िया डायग्राम इसका बना लेना। इस तरीके से क्या कर दिया हमने, ये व्यवस्था जो है वो बना ली है। ये जो व्यवस्था बनती है इसे अपने किस नाम से जानते हैं, टोरॉइड के नाम से जानते हैं। टोरॉइड की अनुप्रस्थ काट को हम लोग बनाते हैं और फिर क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान जो है इससे ज्ञात करते हैं। तो टोरॉइड जो है इसके अनुप्रस्थ काट का डायग्राम देखिए किस प्रकार से बनेगा। ये टोरॉइड का डायग्राम है और अब टोरॉइड की अनुप्रस्थ काट का डायग्राम बनाते हैं जिससे अपने इसकी जो कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन को कंप्लीट कर पाएँ। ये तो हमारे पास में क्या है, टोरॉइड है। ये टोरॉइड है अपना और इस टोरॉइड का केंद्र O है और ये क्या है, इसकी माध्य त्रिज्या कैपिटल R है। माध्य त्रिज्या कैपिटल R इस टोरॉइड की बना दी। अब अपने क्या करते हैं, यहाँ पर 3 पथ बनाते हैं, 3 एम्पियर के पथों की कल्पना करते हैं। एक तो अपने क्या किया, इसको जब मोड़ा है, जब हम लोगों ने इसे मोड़ा है तो डॉट और क्रॉस देखिए किस प्रकार से इस पर बनाएंगे। जब हम लोग परिनालिका जो आपके पास में थी इसे इस तरीके से मोड़ दोगे तो जो क्रॉस है वो बीच में आ जाएंगे और डॉट जो है वो कहाँ चले जाएंगे, इसके ये जो सिरे हैं यहाँ पर चले जाएंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा। और अंदर की जो साइड है यहाँ क्या आ जाएगा, इसके क्रॉस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इस पर तार लपेटे गए हैं और डॉट और क्रॉस जो है वो किसकी दिशा को व्यक्त करेंगे, वो धारा की दिशा को व्यक्त करेंगे, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र तो अपने एक्स के अनुदिश आ जाता है। और अब अपने क्या करते हैं, इसमें 3 पथ बनाते हैं डॉट डॉट लाइनों के द्वारा। एक तो पथ होगा आपका अंदर की ओर, इस तरीके से पथ होगा, खंडित लाइनों के द्वारा 3 पथ बनाते हैं। ये मान लिया पथ 1 है और ये पथ 2 है और ये जो इसका पथ आ रहा है जो बिल्कुल बाहर की साइड हम लोग बना रहे हैं, ये पथ मान लेते हैं कौन सा है, इसका पथ 3 है। ये जो डॉट डॉट लाइनों से बनाया गया है ये पथ 3 है। तो 3 पथों की कल्पना करते हैं, 1, 2 और 3 की। ये 3 पथ अपने इसमें एम्पियर के पथों का काम यहाँ पर करने वाले हैं। 3 पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ लेते हैं, एक को P मान लेते हैं और ये आपके पास में S मान लेता हूँ इसे मैं, और यहाँ मैं मान लेता हूँ T है। तो 3 पॉइंट मान लिए, एक P, एक S और एक T। R इसकी त्रिज्या आ जाती है, इसकी R1 मान लेते हैं और इसकी R2 या R3 आप लोग मान सकते हो क्योंकि इसकी त्रिज्या तो अपने कैपिटल R ले रखी है। अब क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान जो है अपने यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग वही लिखोगे, एम्पीयर के नियम से क्या आएगा, B वेक्टर डॉट DL वेक्टर आएगा जो किसके बराबर है, μ0 समीशन I के बराबर है। परंतु सबसे पहले आप लोग इसे किसके लिए सोल्व करोगे, सबसे पहले आप लोग इसे सोल्व करोगे जो आपका खंडित रेखाएं 1 है, यानी जो एम्पीयर का प्रथम पास है उसके लिए आप लोग क्या करोगे, इसे सोल्व करोगे। यानी बिंदु P जो है, बिंदु P पर आप लोग क्या करोगे, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करोगे। तो बिंदु P पर यदि आप लोग एम्पीयर का नियम लगाते हो तो
आपका जो B1 वेक्टर डॉट DL वेक्टर आएगा इसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बीच का जो इसका पार्ट है ये बिल्कुल खाली पार्ट है और इसमें किसी भी प्रकार की धारा परिबद्ध नहीं है, और यदि धारा परिबद्ध नहीं है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो बीच में से खुला जो भाग है इस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है, 0 है। इसी तरीके से तीसरा जो आपका पाथ है जहाँ पर बिंदु T है, बिंदु T जहाँ आपका है, बिंदु T पर चुंबकीय क्षेत्र का जब आप लोग मान ज्ञात करोगे तो वो मान भी आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, वो मान भी आपको B3 से यदि मैं लिखूं तो वो मान भी अपना 0 आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये भी जहाँ पर स्थित है वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी धारा नहीं है। तो दो भागों पर जो आप लोगों ने मान ज्ञात किया तो वो मान कितना प्राप्त हो जाता है, हमें 0 प्राप्त हो जाता है। अब जो आपके पास में बीच का पॉइंट बचा है जहाँ S हम लोगों ने लिख रखा है, बिंदु S पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं और मान लेते हैं कि बिंदु S जो है, बिंदु S पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो कितनी है, B है। मान लेते हैं बिंदु S पर, माना बिंदु S पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है, B है, ठीक है। और ये जो एम्पियर के पास की कल्पना की है इसके लिए समीशन आई का जो मान ज्ञात करते हैं तो वो कितना आता है, वो आता है कैपिटल N इंटू आई। कैपिटल N जो है ये हमारे पास में क्या है, कैपिटल N जो है वो कुल फेरों की संख्या है। ये कैपिटल N हमें क्या बता रहा है, ये कैपिटल N हमें कुल फेरों की संख्या बता रहा है। आगे देखिए अपने इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले अपने एम्पियर का नियम जो है वो फिर से यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो एम्पियर का नियम, ये एम्पियर का नियम यहाँ आप लोग अप्लाई करोगे, फिर क्या लिखोगे, आप लोग लिखोगे समाकलन B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इक्वल μ0 समीशन आई की जगह क्या आएगा, n i आएगा। समाकलन B वेक्टर डॉट DL वेक्टर और μ0 n i। फिर यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट को खोलेंगे, BDL cos 0 डिग्री और कितना μ0 n i। B और DL जो है ये समान दिशा में होने के कारण ये कोण कितना है, 0 है। तो जिससे ये मान बनता है BDL इक्वल μ0 n i। B को यदि बाहर रखें तो ये बनता है समाकलन DL इक्वल μ0 n i। और इससे B का मान कितना आएगा, ये आएगा DL का मान पहले आपको देखना पड़ेगा जो कितना है आपके पास में 2 पाई r है। ये जो समाकलन DL लिखा है इसका मान कितना है, 2 पाई r, क्योंकि इसकी आप लोग क्या करोगे, परिधि ज्ञात करोगे। परिधि कितनी है, 2 पाई r है। ये मध्य त्रिज्या r लेकर के आप लोग इसकी परिधि ज्ञात की, तो 2 पाई r है किसके बराबर, μ0 n i के बराबर। इससे B का मान कितना, इससे B आता है μ0 n i अपॉन 2 पाई r। और ये जो मान आपके पास में इसे हम लोग लिखते हैं स्मॉल n, तो ये बनता है μ0 n i चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान टोरॉइड की अक्ष पर। और n की जगह लिखा है हम लोगों ने n अपॉन 2 पाई r। ये n जो है ये क्या है, ये टोरॉइड की एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या है। तो स्मॉल n जो है इसे हम लोगों ने क्या लिख दिया है, टोरॉइड की इकाई लंबाई पर फेरों की संख्या लिख दी है। और b का फॉर्मूला क्या लिख दिया है, b इक्वल μ0 n i लिख दिया है। और इसी फॉर्मूले को यदि हम लोग किसके लिए लिखें, इसी फॉर्मूले को यदि चुंबकन क्षेत्र के लिए लिखा जाता, चुंबकन क्षेत्र के लिए, तो चुंबकन क्षेत्र के लिए B किसके इक्वल होता है, μ0 h के। तो ये बराबर आता μ0 h बराबर μ0 n i के। μ0 से μ0 कैंसिल और h किसके बराबर आता, n i के बराबर आ जाता, ठीक है। चुंबकन क्षेत्र का मान किसके बराबर आ जाता, n i के बराबर आ जाता। परंतु यहाँ ध्यान आपको क्या रखना है कि ये जो स्मॉल n यहाँ पर आया है, ये स्मॉल n बराबर है n अपॉन 2 पाई r के। तो ये मान क्या बनता, ये बनता n i अपॉन 2 पाई r। h इक्वल एन आई यानी एन आई अपॉन 2 पाई r। ये किसका मान है, ये हमारे पास में चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता का मान है। इसी तरीके से यदि आपके पास में क्या होता है, यहाँ पर माध्यम होता तो माध्यम के लिए इस फॉर्मूले को लिख देते, बस μ0 की जगह क्या लिख देते, सिर्फ म्यू लिख देते, ठीक है। ये बनता b इक्वल म्यू एन आई, माध्यम के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और n की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, n अपॉन 2 पाई r, ठीक है। तो ये दो टॉपिक आपके पास में थे। एक तो था हमारे पास में जो टोरॉइड है उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान, और एक आता है अपने टोरॉइड के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान। और एक अपने आज क्या किया है, तुलना की है जो आपकी छड़ चुंबक होती है उसकी और जो परिनालिका है
उसकी, ठीक है। अपने एक तो तुलना करके देखिए, एक आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो परिनालिका और छड़ चुंबक होता है उनमें फ़र्क क्या रह जाता है। तो चुंबक जो होती है उसका चुंबकीय क्षेत्र यदि आप लोग देखोगे तो बाहर की ओर जो बिंदु होगा उन पर यदि चुंबकीय क्षेत्र देखें तो प्रत्येक बिंदु पर भिन्न भिन्न प्राप्त होता है, परंतु परिनालिका के बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका मान कितना प्राप्त होता है, आपको 0 प्राप्त होता है, ठीक है। और इसी तरीके से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के अंदर तो खींचोगे तो थोड़ी बहुत वक्र के रूप में भी मिलती है, परंतु परिनालिका में वो क्या होती है, बिल्कुल समांतर होती है, ठीक है। तो बचा हुआ पार्ट इसका जो है धारामापी वो अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।